चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जोशीमठ को लेकर के किस तरीके से जो वहां पर जो हालात हैं, जो स्थिति है, उससे निपटने के लिए शासन प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही। एक बार मैं फिर वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी के पास आऊंगा। वीरेंद्र जी, एक बड़ी खबर आ गई थी 22 अफसरों के तबादले से जुड़ी हुई। यूपी, आप अपनी बात रख रहे थे वहां पर राहत और बचाव कार्य को लेकर के। मेरा सवाल था, आप बता रहे थे किस तरीके की कोशिशें की जा रही है। प्लीज कंटिन्यू। देखिए आलोक जी, वहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रवास है और वो लगातार वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं। जो टीम वहाँ आई है, जो केंद्र की भी टीम आई है, राज्य की टीम है, पुलिस और प्रशासन की टीम है वहाँ पर, और हमारी जो रक्षा मंत्रालय की वहाँ पर टीम है, जल संसाधन मंत्रालय की है, भू वैज्ञानिक है। तो इन सबके साथ बैठकर वो कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं, क्या बेहतर हो सकता है। चलिए, कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, क्या बेहतर हो सकता है। मथुरा दत्त जोशी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, साफ तौर पर वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी ने कहा कि लगातार प्रदेश सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सब कुछ लगा हुआ। मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं वहां पर, वैज्ञानिकों की एक टीम लगी है, सर्वे किया जा रहा है, फिर भी विपक्ष इतना हो हल्ला कर रहा है राहत और बचाव कार्य को लेकर के, मुआवजे को लेकर के। देखिए, हम कोई हल्ला नहीं कर रहे हैं, हम तो सरकार को सुझाव दे रहे हैं। अगर सरकार उन सुझावों में अमल करेगी तो सरकार को फायदा होगा। आप देखिए, अभी तक पुनर्वास की कोई नीति सरकार तय नहीं कर पाई कि आप किस तरीके से लोगों का पुनर्वास करेंगे। अभी तो 780 के लगभग मकान आपके आपदा के जद में आए हैं, उनको आपने शिफ्ट करना है। आप कहाँ शिफ्ट करोगे ये तय नहीं कर पा रहे हैं। फौरी तौर पर ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि 1,50,000 रुपए हम आपको देंगे, 4,000 रुपए किराए देंगे। अगर वो बाजार में कहीं पर भी किराए में रहेगा, वीरेंद्र बिष्ट जी अच्छी तरह जानते हैं, अगर रुद्रप्रयाग भी आएगा, कर्णप्रयाग भी आएगा, पीपलकोटी में भी रहे, चमोली में भी रहे, गोपेश्वर भी रहे, तो 4,000 का किराया बहुत ही कम किराया है। उससे उसका कोई गुजारा नहीं हो सकता, उसकी व्यवस्था नहीं बन सकती है। सरकार को थोड़ा किराया बढ़ाना चाहिए। हमने सरकार से निवेदन किया था कि जिस तरीके से आप बद्रीनाथ की तर्ज पर आपने पुनर्वास किया, लोगों का भुगतान किया, जिनके भवन टूटे हैं या जिनकी जमीन गई है, उनको आपने 76 लाख रुपए पर नाले के हिसाब से पेमेंट किया। आप यहाँ पर भी उसी नीति को लागू कर दीजिए। और अगर आप नया शहर बसाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई जमीन तलाशिए, कहाँ अगल बगल जमीन हो सकती है। आप पीपलकोटी से लेकर जोशीमठ तक। अच्छा, मथुरा दत्त जोशी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, आपने कहा मैंने सरकार को तमाम सारे सुझाव दे दिए। क्या आपको लगता है ये वक्त सुझाव का है? एज बीइंग जर्नलिस्ट मेरा आपसे ये सवाल है, कितनी विपक्ष के तौर पर आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है? क्योंकि ये वक्त है राजनीति का नहीं है, सवाल उठाने का नहीं है। प्राकृतिक आपदा जो आई है, हम खुद भी जिम्मेदार हैं। एक विपक्ष के तौर पर आपने अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई है, देश की जनता जानना चाहती है। एंकर महोदय, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन धरातल में जब देखेंगे व्यवस्था कैसी होनी है, तो वहां पर यही होगा। विपक्ष का काम केवल सुझाव देना होता है। विपक्ष इनको कहीं जमीन उपलब्ध नहीं कराएगा। विपक्ष इनके बाद खजाना खोल के नहीं दे देगा कि आप ये पैसा लीजिए और एक मुश्त बांटिए। सरकार, मैंने पहले कहा कि सरकार को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि आप पुनर्वास की क्या पॉलिसी आप बनाएंगे। जमीन का डिमार्केशन कौन करेगा? सरकार ही करेगी। और जहां तक आपने हमारी भूमिका की बात की, हमारे लोग तो वहाँ आज भी डेरा डाले हुए हैं। हमारे वर्तमान विधायक वहां पर हैं, हमारे एमपी के जो कैंडिडेट रहे हैं, खंडूरी जी, मनीष खंडूरी जी, वो वहां पर हैं। हमारे जो जोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे जानने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस के संपर्क के लिए को, चाहे वो जोलॉजिस्ट हैं, चाहे पर्यावरणविद है, उनकी टीम अलग काम कर रही है कि हम क्या कर सकते हैं। सरकार, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने सवाल किया तो आपने कहा एंकर महोदय, मैंने अरे पिछली सरकारों ने इतना काम, सुनिए आपके काम को लेकर भी मैं सुन लीजिए। हाँ, बताइए, चलिए अपनी बात रखिए, नहीं तो आप केंद्र की सरकार मेरी होती तो हम कहते हम केंद्र से आपको एक मुश्त इतना खर्चा दे देते हैं। क्या उत्तराखंड सरकार ने अभी तक केंद्र के आगे कोई प्रपोजल भेजा कि हमारा इतना खर्च होगा? ये कौन आप प्रपोजल की बात कर रहे हैं? मैं इस सवाल का जवाब किसी भी राजनीतिक दल से नहीं लेना चाहूंगा। सुनिए, आप भी सुनिएगा, मथुरा दत्त जोशी जी भी सवाल सुनेंगे और वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी भी, आप भी सुनिएगा। ये सवाल खास राजनीतिक दलों के लिए है। मैं सुनिए, आपने बहुत किया ना विपक्ष के तौर पर, अपनी भूमिका आपने निभाई ना, मैं उससे गुरेज नहीं कर रहा हूँ। मथुरा दत्त जोशी जी, मैं नावेद चिकोच हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं कट्टू कट सवाल का कट्टू कट जवाब दूंगा इसे। सुनिए, आप जरा सुनिए।
को नावेद जी, जो मैंने विपक्ष पर सवाल किया तो विपक्ष ने एंकर महोदय को लेकर के किस तरीके से निशाना साध दिया। मैंने पहले कहा कि सवाल यहाँ पर हम आम जन को लेकर के कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। 1976 में जिस तरीके से एनसी मिश्रा की कमेटी बनी थी उसमें तमाम सारे सुझाव दिए गए थे, उस पर कांग्रेस की भी तो सरकार रही, कितनी बार उस पर मुद्दा उठा, कितनी बार उस पर चर्चा हुई। इस सवाल का जवाब जब मैं आपसे चाहूंगा, बसंत दत्त जी सुनिएगा, सियासत मत करिए यहाँ पर जी, सुनिए। बहुत है, एनसी मिश्रा कमेटी पर कितनी बार आपने बात करी, आपकी भी तो सरकार रही। मेरी भी इतनी उम्र होगी राजनीति में, बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, बड़ी कठिनाइयां देखे हैं, बड़े पुनर्वास देखे हैं। सरकार को काम करना चाहिए, सरकार को लफाजी नहीं करनी चाहिए, जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। सरकार का दायित्व है, नैतिक दायित्व है, जो सत्ता में होता है। इसी नैतिक दायित्व की तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब सरकार आपकी भी रही थी तो आपने क्या कुछ किया था। उसी एनसी मिश्रा कमेटी जो 1976 में बनी थी, दरारों को लेकर के क्या कुछ बात की थी, जो अवैध कटान जो हो रहा है उसको लेकर के क्या बात की थी, आम जन को लेकर के कितनी आवाज आपने मुखर की थी जब आपकी सरकार थी। सुनिए, अब सुनिए, चलिए नावेद जी से सुनिए और उस पर अमल करिएगा। ये सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए, क्योंकि दंश किसको झेलना पड़ता है, वहाँ की जनता को। इसलिए मेरा सवाल जी सुनिए, ये समय थोड़ा आप लोग तो एकदम ऐसे सवाल दाग देते हो कि बिल्कुल तोप की तरह सवाल, टकराव का भी समय नहीं है। ये समय बड़ा कठिन है और इसमें सबको साथ देना चाहिए, वहाँ की जनता की संवेदनाओं को, सरकार का, प्रशासन का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। ये वक्त कतई भी राजनीति का तू मैं का नहीं है और ये बात बिल्कुल सही है कि हमसे गलती हुई है, सरकारों से गलती हुई है, प्रशासनिक लेवल पे कहीं ना कहीं गलती हुई है कि वो पहाड़ के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। और ये कोई विपक्ष या जनता या कोई नहीं ये कह रहा है, ये नेचर खुद ये कह रहा है, प्रकृति खुद ये कह रही है कि उसके साथ न्याय हुआ है और न्याय नहीं हुआ है। अन्याय करने में किसी एक सरकार का नाम नहीं लिया जा सकता है। लंबे समय तक तमाम सरकारें आई, कांग्रेस ने भी वहाँ सत्ता में रही, बीजेपी भी रही और कहीं ना कुछ कमी तो रही है, जहाँ पर प्रकृति ये बता रही है, नेचर ये बता रहा है कि उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। वो इतनी महत्वपूर्ण जगह है, पहाड़ को हम कहीं ना कहीं गंभीरता से इस मायने में लेंगे कि वहाँ से धर्म भी जुड़ा हुआ है, वहाँ से पर्यटन भी जुड़ा हुआ है, वहाँ से सौंदर्य भी जुड़ा हुआ है, वहाँ से रेवेन्यू भी जुड़ा हुआ है। और उस तरीके से हमें जो बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए थी हमारे सरकारों को, जनता को भी, सब लोगों को। ये बड़ी नाजुक पहाड़ का एरिया होता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा धार्मिक यात्राओं से लेकर पर्यटन से लेकर फिल्मों से लेकर टूरिस्ट, पूरा हुजूम जो इकट्ठा होता है। सरकारों की भी ये कोशिश होती है कि वहां से ज्यादा रेवेन्यू आए। ये सारी कोशिशों के बीच में कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हुआ है और कहीं ना कहीं वैज्ञानिक जो चेतावनियां थी, जो चेतावनी दी गई थी, उसको अनदेखा किया है और किसी एक ने नहीं किया है, तमाम सरकारों ने किया है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। इस वक्त फिलहाल वहां की जनता जो संकट में है, उनको सांत्वना और उनका सपोर्ट, राहत की जरूरत है वहां की जनता को। मैं एक बार एवी चौबे जी आपके पास आ रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार नावेद जी हैं। नावेद जी ने भी कहा कि कोई भी सरकार हो, सब जिम्मेदार हैं। धर्म की बात करें, आध्यात्म की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, जो तीनों का जो कॉकटेल होता है। और उत्तराखंड में किस तरीके से अवैध कटान लगातार जारी है। फिलहाल सवाल यह भी है कि जो हुआ उसकी गलती नहीं, लेकिन आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उन पर किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा सकती। बहुत अहम सवाल सर मेरा आपसे। जी आलोक जी, का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुन का पछताने। अगर हम इस चौपाई को सुने, ध्यान दें, तो यही कुछ जोशीमठ में हुआ है। हमने पिछली आपदाओं से कोई सबक नहीं लिया। टेहरी पर इतना बड़ा बांध बनाया गया, पर्यावरणविद ये कहते रहे कि यहाँ इतना बड़ा बांध नहीं बनाया जाना चाहिए, फिर भी वो बांध बनाया गया। और आप कल्पना करिए, भगवान ना करे किसी दिन टेहरी डैम टूटे तो बरेली तक नहीं बचेगा। और अभी ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले तो जो बहुत चौड़े रोड बनाए जा रहे हैं, ये इतने चौड़े रोड नहीं बनाए जाएं। वहाँ पर ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि एक ही समय में इतने ज़्यादा वाहन, आज से 20, 25, 30 साल पहले इतने वाहन नहीं थे, तब इतने वाहन पहाड़ों पे नहीं जाते थे। अब पहाड़ पे जो धार्मिक पर्यटन ने एक नई जगह ली है, इसी तरह की स्थिति वृंदावन में भी हो रही है। वहाँ पे कई लोग मंदिर में जाके, मेरा एक बहुत अहम सवाल आपसे ये, मैं सोच रहा था कि आज कोई एक्सपर्ट मिलेगा, उससे पूछूंगा। लगातार जो बात अवैध कटान को लेकर के हो रही है, निर्माण को लेकर के हो रही है,
अवैध निर्माण हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि भाई विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि जब हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, प्रतिभा पलायन की बात करते हैं, पहाड़ों से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है, तो इसे रोकने के लिए लगातार किस तरीके से फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। लेकिन विकास हो, विकास से कोई भी गुरेज नहीं है, इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो विकास एक नीति पर आधारित हो, एक मानकों के अनुरूप हो। इसमें कैसे सामंजस्य बिठाया जा सकता है? दोनों सरकारों के लोग हैं हमारे साथ, आप जरा उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी आलोक जी, मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे बीच में कांग्रेस के प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, आदरणीय जोशी जी और आदरणीय बिष्ट जी विराजमान हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो नियम कानून हैं, चाहे वे विकास के हों या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हों, वे सारे कुछ किताबों में लिखे हैं, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनका पालन कहीं पर भी नहीं किया जाता है। हम अरावली पहाड़ को नहीं बचा पा रहे हैं, बुंदेलखंड के पहाड़ नहीं बच रहे हैं, और यही हाल पहाड़ का भी हुआ। जो कहते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता, तो पहाड़ के जो संसाधन हैं वो भी पहाड़ के काम नहीं आ रहे हैं। पहले मकान लकड़ियों से बनाते थे, हम जंगलों से सामग्री लेते थे, जितनी ज़रूरत होती थी उतनी लेते थे, गूल थे, नौले थे, घराट थी, ये सब हमने विकास के नाम पे ही तो ख़त्म किए हैं। और वहाँ कार्बन उत्सर्जन जिस तरह से बढ़ रहा है और जिस तरह से भूमि पर दबाव बढ़ रहा है, चाहे वाहनों का हो, चाहे मकानों का हो, होटल्स का हो, इस पर विचार करने की बड़ी गंभीर आवश्यकता मुझे लगती है। और अगर इस पर विचार नहीं किया गया और हम अभी भी नहीं संभले, तो आगे हमारा भविष्य बहुत उज्जवल नहीं हो सकता है। बिल्कुल, ये छोटे छोटे जो आपने उपाय बताए, इन पर वाकई में कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत है। बीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, कुल मिलाकर के अभी जो सरकार के सामने जो बड़ी चुनौती है, वहां पर लोगों को फौरी तौर पर किस तरीके से राहत पहुंचाना है, मुआवजे को लेकर के है, फिर बाजार के रेट पर, क्योंकि वहां पर जो लोगों का जो इस वक्त जो दर्द है ना, उसे शायद हम यहां पर बैठ करके बयान नहीं कर सकते, उसे सिर्फ और सिर्फ वहां जाकर के समझा जा सकता है लोगों के बीच इस कड़कड़ाती ठंड में। हालांकि मौसम वहां पर रहता है, लेकिन किस तरीके से जो टेम्परेचर है, इन हालातों में, परिस्थितियों में, मुख्यमंत्री कल पुष्कर सिंह धामी गए वहां पर, हालांकि इस पर भी लेकिन सवाल उठा, इस पर भी सियासत उठी कि पुष्कर सिंह धामी गए तो उनके साथ पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला था, लेकिन वहां पर इस वक्त जो है हालात ये हैं कि किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाई जाए। हालांकि केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है, अमित शाह ने भी देखिए पुष्कर सिंह धामी से बात की, लेकिन कुल मिलाकर के अभी जो है किस तरीके से राहत मिलेगी, क्या कुछ ऐसा प्लान है? देखिए, प्लान बहुत स्पष्ट है। हाँ। प्राथमिक दृष्टि से वो ऐसे परिवार जो बिल्कुल, जिनका मकान जो है ध्वस्तीकरण की स्थिति में था, गिरने की स्थिति में था, जैसा मैंने बताया कि उनको हमने शिफ्ट कर दिया। सड़क पर कोई ये व्यक्ति खड़ा होकर ये नहीं कह सकता है कि सरकार ने मुझे रात को रहने के लिए जगह नहीं दी, छप्पर नहीं दिया। खाद्यान्न की भी सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, राशन की व्यवस्था सरकार कर रही है, उनको पक्का राशन और कच्चा राशन दोनों वहां पर उपलब्ध किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो बाजार के रेट हैं, 2 रेट होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बाजार के रेट होते हैं देवी आपदा में, उनको बाजार रेट के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाएगा। और जो पूरा टाउन कहीं अभी शिफ्ट नहीं हो रहा है, जो 776 मकान अभी चिन्हित किए गए हैं और जो आर्मी का कैंप चिन्हित किया गया है, इनका जो है कहीं दूसरी जगह उनको बसाना है। सरकार और कमिश्नरी, गढ़वाल कमिश्नरी और सरकार के उच्च अधिकारी एक बड़ी टीम बना दी गई है जो पुनर्वास की व्यवस्था को देखने के लिए उसका चिन्हीकरण कर रही है कि कहां पर कौन सी व्यवस्था रहेगी कि जहां पर इनके मकान बनाए जाए, इनका अलॉटमेंट किया जाए। मुख्यमंत्री जी वहां पर हैं, उन्होंने छोटे से छोटे कर्मचारी, अधिकारी सबके साथ बैठक करी है, बातचीत करी है और उनका हल निकाला है। मेरा तो विपक्ष के साथियों से सिर्फ यही निवेदन है कि इस दुख की घड़ी में, आपदा की घड़ी में आपका रचनात्मक सहयोग अपेक्षित है, सकारात्मक सहयोग अपेक्षित है। आप जो है अच्छा वीरेंद्र सिंह जी, एक बात बताइए, वीरेंद्र सिंह जी, आप विपक्ष को लगातार नसीहत दे रहे हैं, मैंने भी विपक्ष से सवाल पूछे, लेकिन आप लोग तो अपनों की नहीं सुनते हैं। अब आप कहेंगे ऐसी कौन सी बात हो गई? देखिए, उमा भारती जी ने किस तरीके से पहले ही कहा था कुछ प्रोजेक्ट को लेकर के, इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, उमा जी समय समय पर अपना मार्गदर्शन देती रहती है। मानते नहीं है, लेकिन सरकार और सरकार के अधिकारी और कर्मचारी जो अपने भौगोलिक दृष्टि से काम करने वाली जो संस्थाएं हैं उस पर विचार करती है।
और उनका समय समय पर अपना मार्गदर्शन मिलता है, कभी किसी विषय में मिलता है, कभी किसी में मिलता है, लेकिन सरकार को भी जो भी उचित लगता है, जो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सरकार उस पर निर्णय करती है और सरकार उस पर आगे बढ़ती है। अच्छा, सरकार यानी कि अपने हिसाब से करती है, सुझाव और सलाह आते रहते हैं, इसका तो मतलब यही हुआ नावेद जी, मेरी समझ में जहां तक आया इतना मोटे तौर पर। जी, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अनदेखी जरूर हुई है और इस बात में कोई शक नहीं है कि इससे पहले कई बार इस तरह की भविष्यवाणियां भी हुई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है, कई इस तरह की घटनाएं हुई, बड़ी भयावह घटनाएं हुई, उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ और यही वो अंजाम नजर आ रहा है। मुझे लगता है अब कम से कम इतना आगे भविष्य के लिए और इस वक्त जो करंट स्थिति है उससे बचने के लिए थोड़ा सा जो आर्थिक सहयोग सरकार दे रही है उसको बढ़ाना चाहिए और जो विस्थापन के लिए जो शिफ्टिंग जिनकी होनी है उनको भी थोड़ा इस कठिन समय में, इस मुश्किल दौर में सरकार और प्रशासन का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये कठिन समय है और किसी धरना प्रदर्शन के बजाय वो कहीं ना कहीं एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बने और उनकी जरूरतें भी पूरी प्रशासन शासन करे और वो भी ये इतना कठिन समय है कि जितने जल्दी हो सके वो शिफ्टिंग हो जाए और आगे आइंदा इस तरह की समस्याओं से और बिल्कुल आने वाले समय में इस तरीके की समस्याओं से निपटा जा सके। एक दर्शक हमारे साथ राज है, उन्होंने एक सवाल पूछा है, कहा कि नावेद जी से आप एक सवाल पूछिए कि प्रकृति की जब हम बात करते हैं, प्रकृति एक हद तक छेड़छाड़ बर्दाश्त कर सकती है, तो कैसे किस तरीके से नए प्रोजेक्ट भी लगे, विकास के कार्य भी हो और एक सामंजस्य बिठाया जा सके? देखिए, इसके लिए हमारे पास बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत चलता है और राय मशवरा समय समय पर आता रहता है, भविष्यवाणी चेतावनी मिलती रहती है, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमी रहती है। मैं किसी एक सरकार की बात, हर दौर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इग्नोर किया गया है और इसके पीछे करप्शन भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स लग जाती हैं सिर्फ वो बड़े पैसे के लिए, तमाम खनन हुए कई जगह, उसका अंजाम बुरा हुआ, पहाड़ काटे गए, उसका अंजाम बुरा हुआ, उसके पीछे भ्रष्टाचार भी होता है, उसके पीछे जो है कहीं ना कहीं साइंटिफिक चीजों को हम इग्नोर करते हैं, उसके पीछे हम नेचर की उस नाजुक पहलुओं को नहीं समझते हैं। आज मान के चलिए जो मैंने बात कही कि वो धार्मिक स्थल से, धार्मिक दृष्टि से जो इतना महत्वपूर्ण, उससे अंदाजा लगाइए कि कितनी पब्लिक देश भर की जहां आती हो, जहां पर्यटन की दृष्टि से पर्यटक इतने आते हो, जहां इतने होटल बन रहे हो, वहां पर कहीं ना कहीं एक ज्यादा ओवरलोड ना हो जाएगा और इस बात की चेतावनी नेचर देता रहता है बार बार, लेकिन उसको विकास का, कम से कम विकास को आप इतनी रफ्तार मत करिए कि विकास जो है विनाश बन जाए। लेकिन यहां पर क्या है कि रेवेन्यू के लिए, दिखावे के लिए, विज्ञापन के लिए कि हमने इतनी तरक्की कर ली, हम उस पहलुओं को भूल जाते हैं जो बुनियाद है, जो ब्रेकर है, जो कम से कम एक लिमिटेशंस हैं, उसको हम भूले हैं और हमसे गलतियां हुई है। कम से कम इस नाजुक घड़ी में सारा विस्थापन होने के बाद कम से कम आगे, और अभी हमें खतरा टला नहीं है। अभी अगर मौसम वहां का बिगड़ता है तो हालात अच्छे नहीं होंगे, ये बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें उसके लिए बड़ा अलर्ट रहना है और किसी तरह की राजनीति, किसी तरह का धरना प्रदर्शन वहां की जनता के साथ और सरकार के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, जल्दी से बात है कि जनता और सरकार के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो और इसके पीछे तर्क भी यही है कि जो लोग हैं उनको सबसे पहले राहत पहुंचाई जाए। मथुरा दत्त जोशी जी, देखिए सारी सियासत एक तरफ, आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, लेकिन कुल मिलाकर के नहीं लगता वक्त अब इस वक्त ये है वो कि आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, बल्कि हमें वहां पर जाकर के मदद करें। वहां पर आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूं, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन आपको क्या लगता है, आप भी गए होंगे वहां पर, लोगों से, जोशीमठ के लोगों से बात की होगी, उनका दर्द बांटा होगा, आपको क्या लगा किस तरीके की फौरी राहत पहुंचाने की वहां पर सरकार को जरूरत है? जो सरकार की तरफ से वादा तो किया जा रहा है लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे, वो राहत उन तक नहीं पहुंच पा रही। आपकी अपनी क्या ओपिनियन है वहां पर, मैं जानना चाहूंगा। देखिए आलोक जी, हाँ, मैंने पहले भी जैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जोशीमठ के मामले में या किसी अन्य मामले में भी हमारा नेतृत्व या हम कभी कोई ऐसी राजनीति नहीं करते जो जन भावनाओं के विरुद्ध हो, जिसपे जन भावनाएं आहत हों। एक बात। दूसरी बात, मैंने हमारे दोनों पैनलिस्ट को सुना, हमारे चौबे जी को भी मैंने सुना और हमारे नावेद भाई को भी मैंने सुना। मैं दोनों की बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। जो बातें उन्होंने कही हैं, ग्राउंड रियलिटी की बात उन्होंने की, जो जमीन में हकीकत है, उन बातों को इन्होंने, उन भावों को उन्होंने यहाँ पर प्रकट किया और बहुत अच्छी बात है उन्होंने कही कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है
जोशीमठ ही नहीं, पहाड़ के कई और शहर भी खतरे की जद में है आज की तारीख में। जी जी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण, हमारे दोनों जर्नलिस्ट भी बैठे हैं, वरिष्ठतम पत्रकार भी बैठे हैं। बीरेन बीस जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। उनका भी अपना सामाजिक राजनीतिक दायरा, बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है, अपना अनुभव है। इसीलिए आज हमने खास पैनल में आमंत्रित किया आप लोगों को। काम किया है, लेकिन जो अनियंत्रित विकास हो रहा है, अनियोजित विकास हो रहा है, हमने कभी शहरों में जो नए शहर हमारे डेवलप हो रहे हैं, जो 2000 के बाद जो विकास हुआ, लोग पलायन करके नजदीक के शहरों में आए, जिन पे छोटी व्यवस्था थी वो नजदीक के शहरों पे आए हैं, जिन पे बड़ी व्यवस्था थी वो कई जिला मुख्यालयों में आए हैं, जिन पे और बड़ी व्यवस्था थी वो लोग देहरादून की तरफ को आए हैं, बड़े बड़े नगरों में आए हैं, चाहे ऋषिकेश आए हैं, कोटद्वार आए हैं, हल्द्वानी आए हैं, बड़े शहरों में आए। एक दिक्कत ये आई है, हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये शहर इस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, लेकिन वहाँ सीवरेज का क्या हाल होगा, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को हम कैसे डेवलप करें, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर का सिस्टम है उसको हम कैसे मजबूत करें, उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब आपने जोशीमठ की बात की, मैं बहुत हल्मी के साथ इसीलिए सुन रहा हूँ सर, आपको बड़े इत्मीनान से जी निवेदन करना चाहूँगा। आपको मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो मैं सर, मुझे क्यों बुरी लगेगी? मैं तो जनता के हित की बात कर रहा हूँ, मैंने वही सवाल किया, आपको पूरा मौका दे रहा हूँ जी, अपनी बात रखिए। रैनी गांव में आपदा आई, 2018 की बात बताऊं, सरकार के ऊपर मैं इसलिए सवाल खड़े कर रहा हूँ, सरकार भारतीय जनता पार्टी की 6 साल से वो इस प्रदेश में, नैतिक दायित्व तो उसका बनता है जो सत्ता में होता है, सवाल भी उसी से पूछा जाएगा जो सत्ता में भागीदार होगा, जो सत्ता का संचालन कर रहा होगा, उसी से पूछा जाएगा। मैं थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा, मैं 2-3 चीजें करके आपकी बात क्लियर करूंगा। 2018 की आपदा से हमने सबक नहीं सीखा। जो टनल, जिस टनल में मशीन बंद होगी वो टनल में लोग अंदर ही दब गए। आज तक सरकार ने उस टनल से जेसीबी मशीन तक सरकार ने बाहर नहीं निकाल पाई, उस टनल की सफाई नहीं कर पाई। एक बात, एक जो शंकाएं जाहिर हो रही है कि उस टनल के पानी से प्रेशर बना, उससे जमीन फटने का काम हुआ, कहीं कहीं से पानी अपना रास्ता निकालेगा, वो एक दिक्कत तो होती। दूसरी बातें कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, देखिए पहाड़ में हाइड्रो प्रोजेक्ट की आवश्यकता के अनुसार उन प्रोजेक्टों की स्वीकृति की है। ठीक है, कहीं कहीं कोई दिक्कत होती है, अगर हमको प्रोजेक्ट रोकने भी हैं तो हमको ऐसे प्रोजेक्ट्स को रोकना पड़ेगा, उन पे काम बंद करना पड़ेगा। आपके बहुत अहम सवाल है, इसलिए मैंने आपको बहुत स्पेस दिया, क्योंकि टनल का मामला है और हाइड्रो प्रोजेक्ट ऐसे हैं। आपने इससे पहले जब आपकी सरकार थी तो आपने भी तो एक फाइल तैयार की होगी भाई, इन सब के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट, इससे पहले भी तो बहुत सारी आपदाएं आई थी। मैं इस सवाल का जवाब वरिष्ठ पत्रकार से लेता हूं। सवाल यहां पर है ही नहीं राजनीति की हमारी सरकार के समय में कितनी प्राकृतिक आपदाएं आई और उनके लिए सरकार ने क्या किया। मिलकर अब सबको एक साथ मिलकर के काम करने का वक्त है, और बड़ी बात यह कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है, सीधी सी बात है। जी बिल्कुल, पहाड़ के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, मुझे लगता है कि इस समय ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी एक शक्तिशाली, एक नई पॉलिसी बनने की जरूरत है, एक नई गाइडलाइन बनने की जरूरत है और उस पर अमल होने की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इतना कोई गाय का दूध इतना मत धो कि गाय की मृत्यु हो जाए। अगर आपको गाय दूध धोना है तो उसकी एक लिमिटेशंस होती है, उसका एक मानक होता है। इस तरह इतना मत देखिए, शूटिंग की आपको अनुमति देने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। आपको धार्मिक यात्रा करने के लिए कोई नियमावली, ऐसी पूरा देश जाता है, अच्छी बात है, जाना चाहिए, वो आजादी किसी की नहीं छीन सकती है, लेकिन कोई ऐसा मानक बनाइए कि कोई अगर यात्रा और दर्शन के लिए जा रहा है तो एक बार 5 साल में एक बार जा सकता है, या पर्यटन की भी लिमिटेशंस होना चाहिए, शूटिंग की भी लिमिटेशन। इतना वर्कलोड, इतना बोझ और इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स, इसकी लिमिटेशंस जब तक नहीं होगी और ओवरलोड होगा तो ये पहाड़ों के साथ अन्याय होगा और कुदरत कहीं ना कहीं अपना कहर बरसा के रहेगी। जी, वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार नावेद जी ने भी देखिए सुझाव दिए हैं, तो मुझे लगता है कि आज की डिबेट काफी सार्थक होगी और एक सुझाव की शुरुआत यहीं से हो जाए। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो मानक बने, एक न्यू पॉलिसी हो, क्यों ना आप बात करें, इसकी शुरुआत आज यहीं से हो और आप हामी भरें और इस पर काम हो, जिसमें आप विशेषज्ञों की, देखिए वैज्ञानिक भी हैं, आज पत्रकार भी हैं, विपक्ष भी है, सब आज इस डिबेट में मौजूद हैं। देखिए आलोक जी के जो सुझाव हैं निश्चित रूप से स्वागत योग्य सुझाव हैं। परिस्थितियों के अनुसार ही निर्णय लिए जाते हैं, परिस्थितियों के अनुसार ही जो है नियम भी बनाए जाते हैं।
आज की जो परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से यही कहती हैं कि जो छोटे शहर हैं पर्वतीय क्षेत्रों के, उस पर दबाव बन रहा है, चाहे वो मनुष्य का दबाव बन रहा है, चाहे प्राइवेट का बन रहा हो, चाहे वो सिविल लाइन का बन रहा हो, चाहे जिस तरीके से नमामि गंगे के अनुसार जो है हम सिविल लाइन को गंगा में या नदियों में नहीं डाल सकते हैं, उसका भी एक कारण हो सकता है। पावर प्रोजेक्ट्स भी एक कारण हो सकते हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी कारण हो सकते हैं। अभी इन सब कारणों का दोबारा से अध्ययन करके दोबारा से इसके लिए एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। अभी वर्तमान में जो परिस्थिति हमारे सामने है, उस परिस्थिति से कैसा निपटा जाए, कैसे लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा इमदाद पहुंचा सके, उन लोगों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, क्योंकि ये तीर्थाटन भी यहाँ होता है, पर्यटन भी यहाँ होता है और उचित समय के बाद 1 महीने के अंदर हमारे यहाँ दोबारा से यात्रा प्रारंभ भी होने वाली है। हमारे यहाँ होली का जो है, होली में जो हमारा स्किन उसका गेम होता है वो भी प्रारंभ होने वाला है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए कि हमको क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या इस दबाव को हम कम कर सकते हैं या बिल्कुल ही हम लोगों की आवाजाही बंद कर सकते हैं, इन सारे विषयों पर देश का जो जल संसाधन मंत्री है, मंत्रालय है, उनकी टीम भी वहाँ आई है, भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम भी वहाँ पर है। देश के प्रधानमंत्री भी लगातार, पीएमओ भी इस बारे में अपनी बातचीत कर रहा है, मुख्यमंत्री से भी प्रधानमंत्री जी ने बातचीत करी, रक्षा मंत्री जी ने करी, अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने करी। तो सब लोगों की चिंता एक ही है कि भविष्य में इस चीज की पुनरावृत्ति ना हो। ऐसे बिल्कुल कोशिश यही होना चाहिए कि इस तरीके की घटनाओं की आने वाले समय में पुनरावृत्ति हरगिज ना हो। लेकिन पुनरावृत्ति हरगिज ना हो, इसके लिए हम एक न्यू पॉलिसी, जैसा कि नावेद जी ने भी कहा कि एक न्यू पॉलिसी पर बात करनी होगी, एक नए नियम कानून बनाने होंगे। मैं एक बार एवी चौबे जी के पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर के देखिए, टनल की बात की, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर के कई बातें ऐसी सामने आई जिस पर वाकई में कहीं ना कहीं मंथन की जरूरत है और एक रिकंस्ट्रक्शन की कहीं ना कहीं जरूरत है, लेकिन वैज्ञानिकों की देखरेख में होना चाहिए सारी चीजें। जी आलोक जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट की परिकल्पना करते हैं तो उसमें हम कभी भी स्थानीय लोगों को शामिल नहीं करते हैं। हमें उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहिए। जो लोग पहाड़ में जन्मे हैं, पहाड़ में पले बढ़े हैं, उनका अपना एक अनुभव होता है और उस पारंपरिक अनुभव को हमें विज्ञान के साथ शामिल करना पड़ेगा। और अभी जैसा नवेद जी कह रहे थे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में, जैसे आपको कोई भी वो चाहिए हमारे देश में, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या आपको पर्यावरण प्रदूषण का कोई सर्टिफिकेट लेना हो, वो 80 रुपए देके आपकी गाड़ी के लिए मिल जाता है। तो इन नियम तो सब हैं, लेकिन उन नियमों को लागू करने की प्रक्रिया अगर बेहतर हो और उसमें जनता भी अपना सहयोग करे, सरकार और विपक्ष अपना रोल प्ले करे, क्योंकि अगर हम एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, कांग्रेस ने भी बहुत लंबे समय तक शासन किया है, एनडी तिवारी साहब बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और जब एक ही प्रदेश हुआ करता था, यूपी और उत्तराखंड एक ही होता था, ये तो 99 में अलग हुआ, तो तब तक की जिम्मेदारी भी एक दूसरे की बनती है। तो एक तो जिम्मेदारी को स्वीकार करना पड़ेगा, दूसरा स्थानीय लोगों को शामिल करना पड़ेगा, तीसरा प्रोजेक्ट छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे और भवन निर्माण पर या तो अभी रोक लगाने की ज़रूरत है। हम पहले देख लें कि अब और भवन यहाँ नहीं बनाने हैं, वो दूसरी जगह पर बनाए जाएं, क्योंकि एक मुद्दा जो है वो इमोशनल सपोर्ट का भी है। आपके चैनल पे मैं देख रहा हूँ भारत समाचार पे कि लोग एक दूसरे के गले मिलकर रो रहे हैं। अपने घर को छोड़ना, अपनी ज़मीन को छोड़ना, ये सबसे कठिन काम होता है किसी व्यक्ति के लिए। लोग कहीं पर भी चले जाते हैं अपनी जमीन। बिल्कुल सर, आपने जो तस्वीर बताई कि जो लोग अगर आप दूसरी जगह भी हमारी टीम वहां पर गई भारत समाचार की, लोगों का दर्द जाना, क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से उनको मिल रही हैं, इसकी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की और सबसे तौर पर जो प्राथमिकता है वो यही कि लोगों को फौरी तौर पर राहत पहुंचाई जाए। एक एक फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, कुल मिलाकर के जो आपको इंतजाम लग रहा है वहां पर अभी क्या लग रहा है कि और तेजी लाने की जरूरत है? एक फाइनल कमेंट। नहीं, निश्चित रूप से हम लोगों के विस्थापन के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और हमारी जो वहाँ पर टीम है, चाहे SDRF है, चाहे हमारी दूसरी टीमें हैं, सेना है, सब लोग रात दिन 24/7 वहाँ पे काम कर रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान स्वयं। मथुरा दत्त जोशी जी, फाइनल कमेंट में आपसे भी मुझे लग रहा है कि मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाह रहा हूं कि सरकार तो लगी 24/7, बस हम भी पूरा विपक्ष भी सहयोग करेगा सुझाव के साथ साथ।
निश्चित रूप से देखिए, अगर आप विस्थापन करना चाहते हैं, पुनर्वास की नीति बनाना चाहते हैं, तो हमने साफ तौर पर कहा, जिस तरीके से आपने श्री बद्रीनाथ में लोगों को पुनर्वासित किया है, जिस रेट में आप वहाँ पेमेंट कर रहे हैं, उसी रेट में यहाँ के लोगों की भी, जोशीमठ के लोगों की भी व्यवस्था करिए। जहाँ तक आपने हमारी बात कही, हमारे वहाँ रहने की, हमारे विधायक जी लगातार वहाँ पर जो क्षेत्र के विधायक को कैंप किए हुए हैं, हमारे जो सांसद का चुनाव लड़े मनीष खंडूरी जी, वो वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय कैंप कर रहे हैं और लोगों को कितनी राहत पहुंचा रहे हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट में वरिष्ठ पत्रकार नावेद जी से, नावेद जी, कुल मिलाकर के जोशीमठ की जो जनता को किस तरीके से राहत मिल सकती है, किस तरीके के उपाय जरूरत है हाल फिलहाल करने के, जिस तरीके से आप सरकारी इंतजाम तो देख ही रहे हैं, विपक्ष भी देख रहे हैं, सियासत भी देख रहे हैं, वहां पर लोगों का दर्द भी देख रहे हैं। एक फाइनल कमेंट। जोशीमठ की जितनी भी जनता है, जो संकट के समय पूरा देश और पूरी जनता पूरे देश की उनके साथ है, उनकी संवेदनाओं के साथ है। मुझे लगता है कि वहां की सरकार अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश कर रही है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार भी बहुत चौकन्ना है। नरेंद्र मोदी जी भी इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील है और बहुत गंभीर है। एक चीज मुझे और लगती है सकारात्मक, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी यहां से एक बहुत ही इमोशनल ताल्लुक है। जरूर हमारे प्रदेश से भी उनको मदद मिलेगी और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी उनके लिए जरूर कोई ना कोई एक राहत का फैसला करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, मथुरा दत्त जोशी जी आपका भी, एवी चौबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नावेद चिको जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से जो जोशीमठ में जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनसे निपटने के लिए लगातार सरकार अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है और इसी के बीच फौरी तौर पर राहत वहां पर पहुंचे ताकि लोगों को जल्द से जल्द इस समस्या से निजात मिल सके। और ऐसे उपाय करने की जरूरत है ताकि इस तरीके की घटनाओं की आने वाले समय में पुनरावृत्ति हरगिज ना हो। विचार हम सबको करना है। नमस्कार।